नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। राज्यसभा के लिए उज्जवल निकम, सदानंद मास्टर, डॉक्टर मीनाक्षी जैन और हर्षवर्धन श्रृंगला मनोनीत। चारों सदस्यों को प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय कार्यकाल के लिए दी बधाई। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में दिखी पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की मजबूत तस्वीर। फ्रंट रनर जिलों का अनुपात बढ़कर हुआ 85%। मिजोरम का हानाथियाल जिला पूरे क्षेत्र में रहा शीर्ष पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद के शिकार लोगों के परिजनों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, वर्षों की पीड़ा के बाद लोगों को मिला न्याय की पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की कड़ी निंदा। करदाताओं को रिफंड मिलने में हुई आसानी। आयकर रिफंड मिलने के समय में 81% की आई गिरावट। वहीं बीते 10 साल में आयकर रिफंड में हुई 474% की बढ़त। और दिल्ली में डीडी रोबोकॉन 2025 संपन्न। जीटीयू रोबोटिक्स टीम ने निर्मा रोबोकॉन को हराकर खिताब पर जमाया कब्जा। मंगोलिया में अंतर्राष्ट्रीय रोबोकॉन में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया। मनोनीत लोगों में जाने माने वकील उज्जवल देवराव निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सदानंद मास्टर और जानी मानी इतिहासकार तथा शिक्षाविद मीनाक्षी जैन शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने कल देर रात जारी अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 1 के उपखंड क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मनोनीत सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए 4 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया। प्रख्यात सरकारी वकील रहे उज्जवल निकम ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में ठोस दलीलें देकर अपनी विशेष पहचान बनाई। उन्हें वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब के मामले में मजबूती के साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में भी सरकारी वकील के रूप में राज्य सरकार का पक्ष रखा था। पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला अमेरिका में भारत के राजदूत रहे हैं और उनकी कूटनीति और रणनीतिक मामलों में विशेष पहचान भी। देश के विदेश नीति से संबंधित विभिन्न मामलों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हर्षवर्धन श्रृंगला साल 1984 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। अपने 35 साल के लंबे करियर में हर्षवर्धन ने राजधानी नई दिल्ली समेत विदेश में कई अहम पदों पर काम किया। सदानंद मास्टर को केरल में शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके विशेष कार्यों के लिए जाना जाता है। उन्हें वंचित वर्गों के लोगों के साथ साथ अनुसूचित जातियों, जनजातियों के बीच शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने वाले उनके कार्यों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। जानी मानी इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास की पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की गवर्निंग काउंसिल की सदस्य रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत उज्जवल निकम को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, उज्जवल निकम का विधिक क्षेत्र और हमारे संविधान के प्रति समर्पण अनुकरणीय है। वो न केवल एक सफल वकील रहे बल्कि महत्वपूर्ण मामलों में न्याय दिलाने में भी अग्रणी रहे हैं। अपने संपूर्ण कानूनी जीवन के दौरान उन्होंने हमेशा संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने और आम नागरिकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए काम किया। यह खुशी की बात है कि भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। उनके संसदीय कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर हर्षवर्धन श्रृंगला को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा, श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी एक राजनयिक बुद्धिजीवी और रणनीतिक विचारक के रूप में उत्कृष्ट रहे हैं। वर्षों से उन्होंने भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया और G20 की अध्यक्षता में भी योगदान दिया है। मुझे खुशी है कि उन्हें भारत की राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। उनका अद्वितीय दृष्टिकोण संसदीय कार्यवाही को और समृद्ध बनाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदानंद मास्टर को राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, श्री सी सदानंद मास्टर का जीवन साहस और अन्याय के आगे ना झुकने की प्रतिमूर्ति है। हिंसा और धमकी भी राष्ट्र विकास के प्रति उनके जज्बे को डिगा न सकी।
एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनके प्रयास सराहनीय हैं। युवा सशक्तिकरण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता है। राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर उन्हें बधाई। सांसद के रूप में उनकी भूमिका के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर डॉक्टर मीनाक्षी जैन को एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, यह अत्यंत हर्ष की बात है कि डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी को राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। उन्होंने एक विद्वान, शोधकर्ता और इतिहासकार के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। शिक्षा, साहित्य, इतिहास और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में उनके कार्यों को अकादमिक विमर्श को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध किया है। उनके संसदीय कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 विभूतियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए सभी मनोनीत सदस्यों को नए सफर के लिए शुभकामनाएं दी हैं। आपको बताएं कि राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मनोनीत किया। इनमें वरिष्ठ विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन और सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंदन मास्टर शामिल हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त के 124वें अवतरण दिवस के उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि चंद्रभानु गुप्त का पूरा जीवन उच्च मूल्यों का संदेश है। उन्होंने कहा कि भारत की राजनीति में सेवा, सादगी और ईमानदारी का महत्व है और हमेशा रहेगा। साथियों, चंद्रभानु गुप्त जी एक नेता से ज्यादा जन सेवक थे। वो केवल कई बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि वे उस उच्च परंपरा के व्यक्ति थे जिनकी गिनती भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से निकले हुए नेताओं में थी। उनके जीवन से हमें यह भी संदेश मिलता है कि राजनीति में मतभेद भले ही हों, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, वैमनस्य नहीं होना चाहिए। यह संदेश भी स्पष्ट रूप से हमें मिलता है। वो अपने मित्रों और विरोधियों दोनों के साथ बहुत ही विनम्रता और सम्मान के साथ पेश आते थे, और यही वजह थी कि उनके कई विरोधी निजी तौर पर उनका सम्मान करते थे। उनकी जीवन शैली बेहद सरल थी। उन्होंने राजनीति को कभी भी व्यवसाय नहीं बनाया, बल्कि एक सेवा का माध्यम बनाया। यही कारण था कि उत्तर प्रदेश की जनता के बीच वह अत्यंत लोकप्रिय सदैव बने रहे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। प्रदेश में अब कानून व्यवस्था का राज है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, निवेश बढ़ रहा है, उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं, बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, मेडिकल कॉलेज, ये सब विकास की नई तस्वीर आप सबको देखने को मिल रही है। प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में भी योगदान बड़ा है उत्तर प्रदेश का। मैंने पहले भी कहा है, उत्तर प्रदेश की धरती पर आज मैं समझता हूं कि कम से कम कोई बदमाश सीना तान कर चलने की हिम्मत नहीं कर सकता है।
उन्होंने कहा कि देश का रक्षा क्षेत्र आज प्रगति के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जिसका उदाहरण ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विश्व ने देखा। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने करिश्माई काम किया है। ब्रह्मोस मिसाइल और इतना ही ब्रह्मोस मिसाइल ने जो करिश्मा दिखाया है, उसके बाद दुनिया के लगभग 14-15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ से भी एक्सपोर्ट की जाएगी। यह फैसिलिटी रक्षा क्षेत्र में मैं समझता हूँ हमारे देश को, हमारे देश की जो हमारी आत्मनिर्भरता है उसको मजबूती देगी और साथ ही इससे रोजगार का भी सृजन होगा। और मेरा प्रयास यही है कि यहाँ और इंडस्ट्रीज भी आएँ ताकि लखनऊ के साथ साथ प्रदेश का भी तेजी से विकास हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर में उप प्रधानमंत्री गैन किम यांग से मुलाकात की। ये जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर साझा की। उन्होंने लिखा कि विभिन्न द्विपक्षीय पहलों में निरंतर प्रगति देखकर खुशी हुई। 30वें भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन ICMR का बेसब्री से इंतजार है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर नकली और निम्न गुणवत्ता वाले फर्टिलाइजर्स की समस्या को गंभीरता से लेते हुए इस पर तत्काल और सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। ये पत्र देश भर में नकली उर्वरकों की बिक्री और सब्सिडी वाले जो फर्टिलाइजर्स हैं उसकी कालाबाजारी और जबरन टैगिंग जैसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से जारी किया गया। केंद्रीय मंत्री ने पत्र में कहा कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों की आय में स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उचित समय पर, सुलभ दरों पर और मानक गुणवत्ता के साथ उपलब्ध करवाना अत्यंत जरूरी। उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आते हैं, इसके तहत नकली अथवा निम्न गुणवत्ता वाले फर्टिलाइजर्स की बिक्री प्रतिबंधित है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेघालय के सोहरा स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वावलंबन वैकल्पिक आजीविका इकाई के अंतर्गत स्कूल में सिलाई बुनाई केंद्र और अन्य विभिन्न सुविधाओं का दौरा किया। साथ ही उन्होंने सिलाई बुनाई केंद्र के कर्मचारियों से बात भी की। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेघालय के लैट्सकिन सेव में महिला स्वयं सहायता समूहों, लखपति दीदियों और FPO के साथ बातचीत की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 के बाद स्वयं सहायता समूहों पर जोर दिया गया और उन गतिविधियों की पहचान की गई जिन्हें पेशेवर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, ताकि उन्हें ये बताने में मदद मिल पाए कि जो उनके व्यवसाय हैं उसे कैसे चलाना है और उनके उत्पादों के लिए बाजार कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। What happened after 2014 is to give emphasis to these SHGs by identifying the activities that they can take forward, by bringing professionals to help in telling them how to go about their businesses so that their products can find market, in helping to get credit for doing that, credit from banks so that you have more working capital in your hands. And you also have the idea how to brand your products, give quality emphasis in terms of hygienically prepared items, and then reach out to the markets and so on. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सुनिश्चित ये भी करना है कि स्वयं सहायता समूहों में से कुछ महिलाएं इस तरह की हों जो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए कमा सकें। उन्होंने कहा कि हम उन्हें लखपति दीदी का नाम देते हैं और लखपति दीदी प्रधानमंत्री के बहुत स्पष्ट उद्देश्यों में से एक हैं। The objective of from among the SHGs, can we make sure that at least some of them can be assured of at least a lakh of rupees, 1 lakh of rupees earning per year. We gave them the name Lakhpati Didis. Now here in Meghalaya, I understand that they're called Lakhpati Kho, because those Didis can stand out. Those can stand out as, look, she earns more than 1 lakh of rupees per year. Can I also become like her? That motivation comes when you see one of your own achieving that goal. So Lakhpati Didi
has been one of the very clear objective of Honorable Prime Minister. और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। सतत और समावेशी विकास की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर जिला SDG सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से तैयार की गई। पहले के 103 जिलों की तुलना में इस बार 121 जिलों को शामिल किया गया, जिनमें से 85% जिलों ने अपना प्रदर्शन बेहतर किया। ये फ्रंट रनर जिलों की संख्या भी 62% से बढ़कर 85% हो गई। मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले फ्रंट रनर श्रेणी में सामने आए। मिजोरम का हनाथियाल जिला पूरे क्षेत्र में शीर्ष पर रहा। सिक्किम और त्रिपुरा ने संतुलित और स्थायी प्रदर्शन दिखाया, जबकि नागालैंड के 3 जिले शीर्ष 10 में शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश के 25 जिलों का मूल्यांकन किया गया। लगभग 59% जिलों को अग्रणी और 33% को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों की श्रेणी में रखा गया। राज्य ने स्वच्छ जल, स्वच्छता, लैंगिक समानता, बेहतर कार्य और अधिक विकास के साथ साथ भूमि पर जीवन जैसे लक्ष्यों में प्रगति दिखाई। इस सूचकांक में असम के 33 जिले शामिल थे। इनमें से लगभग 89% जिले अग्रणी रहे और लगातार सुधार दिखा रहे हैं। राज्य ने बेहतर कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा के साथ साथ लैंगिक समानता में अच्छा प्रदर्शन किया। मणिपुर के सभी 16 जिलों का मूल्यांकन किया गया। लगभग 75% जिले अग्रणी रहे। राज्य ने स्वच्छ जल और स्वच्छता, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, बेहतर कार्य और आर्थिक विकास, सतत शहर और समुदाय और शांति, न्याय और मजबूत संस्थान में अच्छा प्रदर्शन किया। मेघालय के 11 जिलों को शामिल किया गया। 84% जिले अग्रणी रहे। राज्य ने स्वच्छ जल और स्वच्छता, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा और भूमि पर जीवन में प्रगति दिखाई। मिजोरम के सभी 11 जिले अग्रणी श्रेणी में शामिल हैं। हनाथियाल ने पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया। राज्य ने लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, बेहतर कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, भूमि पर जीवन और शांति, न्याय और मजबूत संस्थान में अच्छा प्रदर्शन किया। सूचकांक में नागालैंड के 11 जिलों का मूल्यांकन किया गया। 9 जिलों को अग्रणी श्रेणी में रखा गया। मोकोकचुंग इस क्षेत्र के शीर्ष जिलों में शामिल रहा, जबकि जुनेबोटो कम अंक पाने वाले जिलों में शामिल रहा। राज्य ने लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, बेहतर कार्य, आर्थिक विकास, सतत शहर और समुदाय, शून्य भुखमरी जलवायु कार्रवाई और भूमि पर जीवन में अच्छा प्रदर्शन किया। सिक्किम के सभी 6 जिलों को अग्रणी स्थान दिया गया। गैंगटॉक शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जिला रहा। सिक्किम ने शून्य भुखमरी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, बेहतर कार्य और आर्थिक विकास के साथ सतत शहर, समुदाय, भूमि पर जीवन और जिम्मेदार उपभोग के साथ साथ उत्पादन में अच्छा प्रदर्शन किया। त्रिपुरा के सभी 8 जिले सूचकांक में शामिल थे। प्रत्येक को अग्रणी श्रेणी में रखा गया। राज्य ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, बेहतर कार्य और आर्थिक विकास के साथ उद्योग, नवाचार और अवसंरचना सहित कई लक्ष्यों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। ये सूचकांक पूर्वोत्तर में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में तेजी से हो रही प्रगति को दर्शाता है। नई दिल्ली में नीति आयोग, पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय और UNDP के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे जारी किया। रिपोर्ट पूर्वोत्तर के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण विकास की दिशा में हो रहे बदलावों पर नजर रखने, भविष्य की नीतियां तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। बात असम की, जहां गोलाघाट में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्कूल में बाढ़ राहत शिविर का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत।
हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ के दौरान जिला आयुक्त और विधायक के संपर्क में होने की बात कही। सीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की और उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और चिंता की कोई बात नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वन विभाग की एक टीम जल्द ही आएगी और अतिक्रमण की जांच करेगी। उसके बाद स्थानीय लोगों और स्थानीय विधायक से भी चर्चा की और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूची में चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासियों के नाम का मसला सामने आने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग और मीडिया को लेकर विवादित बयान दिया, उस पर भाजपा ने आरजेडी नेता की कड़ी आलोचना की। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, जो दल मीडिया और संविधान से ऊपर शरिया को मानते हों, उनके नेताओं से इसी तरह की बयान की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि 9वीं फेल नेता से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के सम्मान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जो पार्टी के लिए चारा अपने इनकम का सहारा हो, जिस पार्टी के लिए रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड हो, वो मीडिया के सूत्र को मूत्र मानते हैं। कहते हैं कि मीडिया द्वारा दिखाई गई स्टोरी में जो सोर्स बेस्ड स्टोरी होती है, पत्रकार बहुत मेहनत करते हैं, ऐसे पत्रकारों के सूत्र को मूत्र बता रहे हैं। मतलब कि मीडिया के प्रति और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रति क्या इनकी भावना है, ये तो समझ में आती है। वोटिंग का अधिकार बिहारी का होना चाहिए, किसी बाहरी का नहीं, घुसपैठिया का नहीं। उस पर तेजस्वी यादव चुप रह गए क्योंकि इनके लिए शरिया संविधान के ऊपर है, इनके लिए वोट नीति संविधान नीति के ऊपर है, इनके लिए घुसपैठिया नागरिकों के ऊपर है। मीडिया को अपमानित करना इनके चरित्र में है। ये तो केवल शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन को जिंदाबाद और अमर रहने की बात कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद के शिकार लोगों के रिश्तेदारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने लिखा कि आखिरकार न्याय मिला। आतंकवाद के शिकार लोगों को रिश्तेदारों जो थे उनको नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये परिवार जिन्हें छोड़ दिया गया और भुला दिया गया, दशकों तक चुपचाप कष्ट सहते रहे। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा बेरहमी से मारे गए उनके प्रियजनों की कहानियां अब सामने आ रही हैं। मनोज सिन्हा ने लिखा कि मैं ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ कि इन परिवारों को न्याय, नौकरी, मान्यता, सहयोग मिले। वर्षों की पीड़ा के बाद जिसके लिए वो हकदार हैं। जम्मू कश्मीर के हजारों निर्दोष नागरिकों को अंततः मान्यता और सम्मान देने का एक ऐतिहासिक कदम है। इन परिवारों की सच्चाई जानबूझकर दबा दी गई, कोई उनसे उनकी आंसू पोंछने नहीं आया। सबको पता था कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी नृशंस हत्याओं में शामिल थे, लेकिन किसी ने भी हजारों बुजुर्ग, माता पिता, पत्नियों, भाइयों या बहनों को न्याय नहीं दिलाया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आगे लिखा कि दशकों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे सभी परिवारों के दरवाजे तक अब प्रशासन पहुंचेगा और उनके लिए नौकरी, पुनर्वास और आजीविका की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने लिखा कि आतंकवाद पीड़ितों की शिकायतें दर्ज करने के लिए जिलों में हेल्पलाइन स्थापित की गई है। हमें 90 के दशक के सभी से भी सैकड़ों शिकायतें मिल रही हैं। कई मामलों में FIR दर्ज नहीं की गई, जमीनों पर अतिक्रमण किया गया, संपत्तियां ध्वस्त कर दी गई। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बात इनकम टैक्स की। आयकर विभाग द्वारा प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक करदाताओं को रिफंड मिलने में पहले की तुलना में आसानी हुई। साल 2013 में जहां रिफंड वापस मिलने में 90 दिनों से ज़्यादा का वक्त लगता था, वहीं 2024-25 के लिए औसतन 17 दिन में आयकरदाताओं का रिफंड उनके बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है। मतलब साफ है कि आयकर रिफंड मिलने के समय में अब 81% की गिरावट आई। आंकड़ों के मुताबिक साल 2013-14 में करीब 83,000 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए, जो 2024-25 में बढ़कर 4.76 लाख करोड़ रुपए पहुंच गए, जो बीते 10 सालों में 474% की बढ़त है। इनकम टैक्स रिटर्न को दाखिल करने में आयकर विभाग की ओर से जारी सुविधाओं से करदाताओं को काफी मदद मिली है। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।